नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल। यहाँ पे मैं बैठा हूँ डॉक्टर अमीर शेख सर के साथ। सर जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यूट्यूब पे एपिसोड्स बनाते हैं। सर, अपने यूट्यूब के एपिसोड देखते देखते एक व्यूअर की क्वेरी आई है कि ये एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और ये किस प्रकार होता है। हाँ, एज़ोस्पर्मिया ये एक टर्मिनोलॉजी इसकी है मेल इनफर्टिलिटी। जैसा कि हम इनफर्टिलिटी में एक फीमेल की जांच करते हैं और मेल की जांच करते हैं, और मेल फैक्टर देखने के लिए हम उसका सीमेन सैंपल का जांच करते हैं। अगर उस सीमेन सैंपल में एक भी अगर शुक्र जंतु नहीं है तो उसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। और एज़ोस्पर्मिया ये जो है सो 2-3 टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर। वो तो ऐसे कुछ वजह होते हैं कि जिसमें उस आदमी के शरीर में या फिर ब्लड में कुछ हार्मोन्स का प्रमाण ऐसा कम होता है जिसकी वजह से वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो बेसिक रीज़न ये है, दिस इज प्री टेस्टिकुलर। तो टेस्टिस के पहले ही कुछ प्रॉब्लम हो गया और जिसकी वजह से हार्मोन तैयार नहीं हो सकता, तो वो प्री टेस्टिकुलर हो गया। टेस्टिकुलर कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस में से जहाँ पे स्पर्म तैयार होते हैं तो स्पर्म अगर तैयार नहीं होते तो हम उसे टेस्टिकुलर बोलते हैं। और पोस्ट टेस्टिकुलर ये है कि जहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म तैयार होते हैं लेकिन वीर्य के सैंपल में या सीमेन सैंपल में स्पर्म नहीं होते, दैट इज पोस्ट टेस्टिकुलर। तो जैसा कि 3 टाइप के वजह हो सकते हैं, तो तीनों प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर। सर, अभी जैसे आपने हमें बताया कि ये प्री टेस्टिकुलर, पोस्ट टेस्टिकुलर, सर ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज में आपने बताया, तो अभी सिंपल लैंग्वेज में आप अपने ऑडियंस को बताएंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है। हाँ, तो कुछ इंफॉर्मेशन साइंटिफिक होती है, कुछ जनरल पब्लिक को समझने के हिसाब से होती है। जैसे कि मैंने प्री टेस्टिकुलर किया, तो आदमी के शरीर में अगर उसके हार्मोन्स की कमी है तो इससे प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया होता है। टेस्टिकुलर जैसा कि जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन का होता है टेस्टिस में होता है। अगर टेस्टिस में कुछ डिफेक्ट है, जैसे कि बचपन में मम्स होता है, गालफुटी बोलते हैं मराठी में, जैसा वो मम्स होता है तो उसमें जर्मिनेंट सेल्स को डैमेज हो जाता है बचपन में हुए वाला गालफुटी। तो वो जर्मिनेंट सेल जहाँ से टेस्टिकुलर टिश्यू बनता है और जहाँ से स्पर्म बनने वाले हैं, ये बच्चा जवान होने के बाद बनते हैं, तो वो अगर सेल का डैमेज हो गया तो ये स्पर्म तैयार नहीं होती। वैसे ही ग्राइंड इंजरी, बच्चों का कुछ एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे से गिर गए, टेस्टिस को मार लग गया, तो वहाँ पे टेस्टिकुलर टिश्यू उसका डैमेज होता है, तो अब उसकी वजह से फिर वो बच्चा तैयार नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे टेस्टिस डैमेज होती है, तो इसे हम टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। अब दूसरा है पोस्ट टेस्टिकुलर, जैसा कि हार्मोन्स भी अच्छे हैं, टेस्टिस भी अच्छी हैं, लेकिन जहाँ से टेस्टिस में से शुक्राणु तैयार होते हैं और वो जेनेटिक मार्ग से, जैसा कि टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर प्रोस्टेट, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये जो पैसेज है, इस पैसेज में कहीं ब्लॉक हो गया तो इस ब्लॉक के वजह से भी स्पर्म तो सीमेन तो आ जाता है लेकिन सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं रहते। तो बेसिकली हाँ, और अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको। सीमेन व्हाट इज सीमेन? सीमेन जो है सो वो 3 चीज़ों का मिला के जो एक लिक्विड बनता है उसे सीमेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिस में से स्पर्म आते हैं, सेमिनल वेसिकल से एक 65 to 75% फ्लूइड आता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, जो बुढ़ापे में प्रोस्टेट बढ़ गया और पेशाब होने में तकलीफ है जो होते हैं, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ सिक्रेशन होता है। तो ये तीनों का सिक्रेशन मिला के जो तैयार होता है, ये जो सिक्रेशंस और ये जो मिला के जो मिक्सचर तैयार होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड, ये पूरा इसे हम सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द sperm plus fluid from the seminal vesicles and fluid from the prostatic fluid। और उसके साथ साथ फिर कुछ ग्लैंड्स रहती है, इजैकुलेटरी ग्लैंड है, फिर प्रोस्टेटिक इजैकुलेटरी ग्लैंड है, कूपर्स ग्लैंड है, यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये ग्लैंड का जो एडिशनल जो सिक्रेशन है, these secretions act as a lubricant and they also provide the nutrition to the sperms। तो कहने का मतलब है मेन फैक्टर तो स्पर्म है, लेकिन उस स्पर्म को जहाँ से प्रोडक्शन हुआ वहाँ से निकलते हुए
जो फीमेल के जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में आने तक उसे जिंदा रखने का काम, लुब्रिकेशन का और उसकी मोटिलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो फूड है वो काम में आता है। हाँ, तो अब आज़ोस्पर्मिया में तो पेशेंट को तो लगता है कि पेशेंट को मालूम नहीं होगा कि आपने को आज़ोस्पर्मिया है। आज़ोस्पर्मिया मालूम कैसे होगा? जब वो बच्चा नहीं होता है, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, सीमेन का टेस्ट करेंगे तो उस वक्त लगेगा, पेशेंट को तो लगा कि मैंने फ्लूइड दे दिया 2 to 3 ml, मिनिमम 2 ml, मैक्सिमम 5 ml होता है। 2 to 5 ml मैंने फ्लूइड दिया बोले तो उसे लगता है कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसके अंदर अगर हम जब सीमेन एनालिसिस करेंगे, स्पर्म अगर एक भी नहीं है तो इट इज सेमिनल फ्लूइड ओनली, इट इज नॉट कंटेन्ड विथ टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट, दैट इज स्पर्म्स। जैसे खाली लिक्विड रहेगा लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं है, तो दैट इज आज़ोस्पर्मिया। तो पेशेंट को लगता है कि मैंने सीमेन दे दिया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पैथोलॉजी जब देखेगा या फिर एंडोलॉजी देखेगा और उसके अंदर स्पर्म नहीं है तो फिर डॉक्टर को मालूम होगा कि ये आज़ोस्पर्मिया है। आज़ोस्पर्मिया इसलिए मेल फैक्टर है और ये आदमी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनफर्टिलिटी। सर और एक व्यूअर का क्वेश्चन है हमको, तो क्वेश्चन ऐसा है कि सर जिसको शुक्र जंतु नहीं है, जिस आदमी में शुक्र जंतु नहीं है, क्या वो पिता बन सकता है? हाँ, अब दो बातें हैं इसमें। शुक्र जंतु नहीं है तो सचमुच शुक्र जंतु नहीं है क्या उसके सीमेन में शुक्र जंतु नहीं है, ये मायने रखता है। अगर उस आदमी में उसके सीमेन में शुक्र जंतु नहीं है तो उसके 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि उसने सीमेन देते वक्त बराबर नहीं दिया होगा, या फिर उसे ऑब्स्ट्रक्टिव आज़ोस्पर्मिया हो सकता है। जैसा कि मैं अभी बोला पोस्ट टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव आज़ोस्पर्मिया बोला, जैसा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो इरेक्शन प्रॉपर इरेक्शन नहीं होने की वजह से वो दे नहीं सका, या फिर उसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव आज़ोस्पर्मिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव आज़ोस्पर्मिया इसका मतलब है कि टेस्टिस में से स्पर्म निकल गए लेकिन स्पर्म प्लस सेमिनल प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, ये तीनों फ्लूइड आने के बजाय सिर्फ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट का फ्लूइड आ गया और टेस्टिस में से नहीं आया। उसकी वजह है कि कहीं तो ब्लॉक है। तो अगर ऐसे में है टेस्टिस का प्रोडक्शन है लेकिन स्पर्म में नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त हम ऑब्स्ट्रक्टिव आज़ोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम टीसा करते हैं। इससे पहले हमने एक बार बोला है टेस्टिकुलर एपिडर्मल स्पर्म एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन करके हम बच्चा कर सकते हैं। तो पेशेंट को, जनरल प्रैक्टिशनर को तो ये लगेगा कि इसके स्पर्म नहीं है तो बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन हम बोल सकते हैं अगर टेस्टिस में है तो हम निकाल के उसका बच्चा कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब इसका दोनों भी हाँ या ना दोनों भी आंसर हो सकते हैं। अगर सचमुच उसमें कीटाणु नहीं है, उसके बॉडी में प्रोडक्शन नहीं है तो बच्चा हो नहीं सकता, और समझो बॉडी में प्रोडक्शन है लेकिन स्पर्म में नहीं है तो वैसे हम सर्जरी से उसके स्पर्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे टीसा के जरिए उसे बच्चा कर सकते हैं। सर आप एज़ोस्पर्मिया को इवेल्युएट कैसे करते हैं? हाँ, अब आज़ोस्पर्मिया ये सिर्फ इसके एक टेस्ट का नाम नहीं है। आज़ोस्पर्मिया का पेशेंट आने के बाद हम उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं कि उसको बचपन में कुछ एक्सीडेंट हुआ था क्या, मॉम्स की हिस्ट्री है क्या, या फिर कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है या कुछ रेडिएशन दिया है। तो ये हिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो एक फाइनल कंक्लूजन के आने के लिए, या फिर उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है या फिर कुछ जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह, जिसमें XY ऐसा होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आज़ोस्पर्मिया ये सिंपल एक वर्ड का या फिर एक खाली सीमेन टेस्ट का डायग्नोसिस नहीं होता है। तो उसके पहले हम हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री से एक कंक्लूजन को आते हैं, और फिर उस कंक्लूजन को आने से पहले उसे कुछ चीज़ें कन्फर्मेटरी करते हैं। अब जैसा कि आज़ोस्पर्मिया हमारे ज़माने में टीचिंग के वक्त ये सिखाते थे कि अगर एक सिंपल सैंपल, एक ही सिंगल सैंपल लिए और उसके अंदर स्पर्म अगर नहीं आए तो इमीडिएटली डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, कि कभी कभी हो सकता है उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से होता है, या कभी कभी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जैसे कि इजैकुलेशन में स्पर्म लेने के वक्त जो प्रोसेस है इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन और इविशन, ये शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से इस प्रोसेस नहीं हो गई होगी और उसकी वजह से भी स्पर्म नहीं आए, तो उसमें स्पर्म है लेकिन इसमें नहीं है सीमेन में, तो ये हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट रहती है। और कभी कभी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन आपको समझ में आएगा, वीर्य बाहर आने के बजाय ये अंदर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है,
तो कभी कभी तो हमारे को यूरिनरी ब्लैडर का सैंपल जो पहले पेशेंट को पेशाब को जाने को बोलते हैं, ब्लैडर इवैक्यूएट करने के बाद उसका इजैकुलेशन होने के बाद अगर बाहर नहीं आया तो अंदर यूरिनरी ब्लैडर में है क्या हम देखते हैं, और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर का सैंपल होता है, यूरिन सैंपल लेके उसके अंदर स्पर्म है क्या नहीं देखते हैं। तो इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस अजूस्पर्मिया। तो अजूस्पर्मिया लेबल करने के पहले बहुत सोच समझ के बहुत प्रिकॉशियसली करना चाहिए। तो प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे हम, फिर और कभी कभी होता है कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो अगर स्पर्म नहीं दे सका होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हम 3 सैंपल देखते हैं। आज एक सैंपल लिए, एक हफ्ते के बाद दूसरा सैंपल, दूसरे हफ्ते के बाद तीसरा सैंपल। अगर 3 सैंपल में भी अगर नहीं मिलता है और सब प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद सब अच्छा है तो ही हम उसे अजूस्पर्मिया लेबल करते हैं, क्योंकि इट इज़ ए वेरी मच साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द मेल फैक्टर। उस मेल के लिए अगर स्पर्म नहीं है ये बोलना और डिक्लेयर करना और उसे लेबल करना ये सादी बात नहीं है, उसे कुछ साइकोलॉजिकल शॉक भी लग सकता है वो पेशेंट से। इसलिए अजूस्पर्मिया लेबल करने के पहले बहुत प्रिकॉशन लेते हुए लेबल करना चाहिए। अब मैं एक्चुअली तुम्हारे को जो प्रोसेस है सीमेन सैंपल का एनालिसिस कैसा करते हैं और किस मशीन से करते हैं, और कभी कभी हस्बैंड उस गांव में नहीं रहता है तो हम वो सैंपल लेके फ्रीज भी करते हैं, ताकि उस वक्त अगर हस्बैंड नहीं आ सका किसी सर्विस मैटर की वजह से या फिर फॉरेन में है तो उसका सीमेंट का फ्रीजिंग कैसा करता है ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा।